जय हिंद दोस्तों। पर्यावरण परिस्थितिकी की आज दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिस्थितिकी होती क्या है और इसके जनक कौन है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा टॉपिक, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम दे रहे हैं। चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बस यही निवेदन है। और पढ़िए, आप लोग कलम चलाइए, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी समझ में आएगा। केवल वीडियो देखने से मतलब नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है। एक इसके पहले क्लास लिए थे पर्यावरण परिस्थितिकी से, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भूगोल का भी टॉपिक है और विज्ञान का भी टॉपिक है। देखेंगे परिस्थितिकी होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे, परिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी माने, इको माने पर्यावरण, लॉजी माने अध्ययन। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है, परिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है। इसके अगर ये शब्द की बात की जाए, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो हैकल एक वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल। 1866 में इकोलॉजी शब्द सबसे पहले बात दिया। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछ जाएगा परिस्थितिकी के जनक कौन है और परिस्थिति शब्द किसने दिया, तो दोनों अलग अलग है। याद रखेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर शब्द की बात करें तो हैकल ने दिया सबसे पहले इकोलॉजी शब्द। और जनक कौन है, विश्व स्तर में वान हम्बोल्ट परिस्थितिकी के जनक हैं, इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। और अगर भारत की बात करें तो रामदेव मिश्र जी भारत में इकोलॉजी के जनक हैं। अब देखिए, इकोलॉजी होता क्या है पहले ये समझिए। इकोलॉजी का मतलब यह है कि किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में उसके जैविक मतलब बायोटिक और अजैविक मतलब नॉन बायोटिक घटकों के मिलने से परिस्थितिकी बनता है। मतलब बायोटिक फैक्टर और नॉन बायोटिक फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई, जैसे अगर हम आपको समझाएं अजैविक फैक्टर क्या होते हैं, तो अजैविक फैक्टर जिसमें जीव ना हो, लिविंग जो ना हो, अजैविक फैक्टर। जैसे हमारे पृथ्वी है तो पृथ्वी आ गया, सूर्य आ गया क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे सभी जीव रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी है, सूर्य है, जल है, वायु है, तो ये सब क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं। और जैविक घटक में सभी जीव आते हैं, पेड़ पौधे और जंतुएं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। अब आप ये समझिए कि ये पृथ्वी में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं और सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। और जल के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनके जीव द्रव्य जो शरीर में है, हर सेल्स का जीव द्रव्य जो होता है वो उसमें मुख्य रूप से द्रव ही होता है, जल ही होता है। और वायु ही हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है। तो कहने का मतलब इनके बिना ये संभव नहीं है। इनके बिना जीवित मतलब जैविक घटक अधूरा है, जैविक घटक बन ही नहीं सकता है अजैविक घटक के। तो कहने का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक फैक्टर्स, दोनों को इनके जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, उन्हीं के संबंध के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। फिर से आप समझेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक में जो आपसी संबंध है उसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इनके बिना ये अधूरे हैं, ये हो ही नहीं सकते हैं, इन्हीं से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनमें जो रिलेशन बनता है उसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से पूछा जाता है इकोलॉजी टर्म किसने दिया, तो सबसे पहले हैकल ने दिया 1866 में।
इकोलॉजी के जनक विश्व स्तर में वान हम्बोल्ट हैं और भारत में रामदेव मिश्र जी हैं। अब ये बात आप समझ गए होंगे, तो आगे समझिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब यह है पारिस्थितिकी, वह है केवल पारिस्थितिकी, और ये पारिस्थितिकी तंत्र है। तंत्र का मतलब यह है कि पारिस्थितिकी कई प्रकार की होती हैं। सिस्टम एक क्रम होता है कई प्रकार के, जैसे मान लीजिए स्वपारिस्थितिकी, पर पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी का मतलब किसी एक स्पीशीज के जितने भी एक स्पीशीज के आसपास जो भी फैक्टर हैं अजैविक और उसके आपसी संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। और पर पारिस्थितिकी उसे कहते हैं जहां पर एक से कई स्पीशीज और उसके आसपास के सभी स्पीशीजों को मिल करके जो अध्ययन किया जाता है पर पारिस्थितिकी कहलाता है। तो आपके एग्जाम में इस प्रश्न वन लाइनर पूछा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब उसमें जितने भी फैक्टर इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, उनमें अलग अलग कैसे संबंध है, उसी तंत्र को अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके जनक जो हैं एजी टांसले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले हैं। इकोलॉजी के जनक भारत में रामदेव मिश्र हैं और विश्व स्तर में वान हम्बोल्ट हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले दिया ओडम। ये शब्द याद रखें। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी टर्म दिया ओडम, इकोसिस्टम टर्म दिया ओडम, इकोलॉजी टर्म दिया हैकल ने। अब जैविक घटक हम आपको बता ही दिए, पेड़ पौधे जंतु चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे सूक्ष्मदर्शी हों, सभी ये जैविक घटक होते हैं जिसमें लिविंग हो। जो नॉन लिविंग है प्राकृतिक चीजें, नॉन लिविंग जो है पृथ्वी सूर्य जल वायु ये हो गए, तो इन्हीं के आपसी संबंध के अध्ययन को ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पढ़ा जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं। आगे देखिए इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए आपको दिख रहा है कि जलीय पारिस्थितिकी क्या होता है। जलीय पारिस्थितिकी क्या होता है। जलीय पारिस्थितिकी एक्वेटिक इकोसिस्टम या इकोलॉजी। जलीय इकोलॉजी का मतलब ये हुआ जल में जो जीवन रहते हैं, जल में जैसे समुद्र ही ले लीजिए या फिर तालाब ले लीजिए या झील ले लीजिए या नदियां ले लीजिए, ऐसे जीव जंतु जो जल में पाए जाते हैं, तो उसी के जैविक और अजैविक घटकों के अध्ययन को, जैसे मान लेते हैं एक तालाब है, तो तालाब जो है, आप कल्पना करिए और समझिए तालाब के अंदर क्या क्या हो सकते हैं जैविक और क्या क्या हो सकते हैं अजैविक। तो तालाब के अंदर अगर हम जैविक की बात करें तो इसमें मछलियां होंगी और मेढक होंगे और एल्गी हो सकता है, एल्गी, और बहुत से जलीय एक्वेटिक जीव होंगे, माइक्रो होंगे, सीपी घोंघे वगैरह, ये जलीय हो जाएंगे। खरपतवार होंगे जल में। और अजैविक घटक कहा जाए तो इसमें कीचड़ होगा जो मिट्टी है, मिट्टी होगा। मिट्टी के बाद जल है, वायु होगा क्योंकि वायु तो हर जगह है। तो ये सब चीजें और इनमें जो आपसी संबंध है उसके अध्ययन को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत पढ़ा जाता है। यहाँ का तापमान टेम्परेचर अलग होगा। अगर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की भी बात की जाए तो केवल स्थल की बात की जाएगी। स्थल जहाँ पर पानी, मतलब इस प्रकार पानी के अंदर नहीं, स्थलीय जीवन, तो वहां पर जीव जंतु अलग होंगे और पेड़, वहां के जो अजैविक घटक वो भी सिस्टम अलग होगा। वहां का जो टेम्परेचर है वो अलग होगा। वहां घास होंगे, पेड़ पौधे होंगे और हो सकता है खेत भी हो। तो इस प्रकार के स्थलीय परिस्थिति तंत्र हो गया।
वहां के जीव जंतुओं का अध्ययन कहलाएगा। मरुस्थली, अब यहाँ के जीव जंतु अलग होंगे। मरुस्थली जीरोफिटिक कहते हैं, मरुस्थली जीरोफिटिक, जीरोफिटिक। जली को कहते हैं एक्वेटिक, स्थलीय कहते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, जीरोफिटिक मरुस्थली। अब इसमें आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं नागफनी, तो नागफनी के शरीर के जो रंध्र हैं, उसकी जड़ें हैं, उसकी जो भी स्टेम है, उनकी बनावट अलग होगी, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है। पानी वहां पर कम खर्च किया जाना है, पानी वहां है नहीं है, इसलिए उनके पत्तियों का आकार, उनकी जड़ों का आकार अलग होगा। अब स्थलीय क्षेत्र है वहां अलग होगा। जलीय क्षेत्र है, जलीय जो पौधे हैं उनकी जड़ें छोटी होती हैं। मरुस्थलीय पौधे उनकी जड़ें लंबी होती हैं, पानी को ढूंढने के लिए जाती हैं। पत्तियां यहाँ की मांसल होती हैं, मोटी होती हैं। जलीय में तो पानी ही पानी होता है, इसमें रंध्र स्टोमेटा इसकी पत्तियों में कम होता है। तो हर जगह का वातावरण अलग अलग है। जीरो इक्वेटिक कहते हैं जलीय को, अभी केवल इतना समझिए। जीरोफिटिक मरुस्थली, टेरेस्ट्रियल स्थलीय को कहते हैं। वन की, वन जंगल का है, वन का पर्यावरण जंगल का, बहुत बड़ा जंगल है तो वहां के वन, पेड़ पौधे, जंगली जानवर ये सब अलग अलग होंगे। उनमें आपसी संबंध कैसे होंगे, एक दूसरे को खाने वाले होंगे, समझ रहे हैं। कृषि, खेत में, खेत का परिस्थिति जो होता है समुद्र का परिस्थिति, खेत का परिस्थिति मतलब वहां पर जो हम फसलें बोएंगे वो कृत्रिम परिस्थिति होता है। प्राकृतिक परिस्थिति और कृत्रिम परिस्थिति में थोड़ा सा अंतर समझिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं हम एक खेत को लेते हैं, कृषि परिस्थिति की बात हम बता रहे हैं, खेत को लेते हैं तो खेत में भाई मौसम के हिसाब से हम फसल लगाएंगे, तो वहां के जो जैविक घटक होंगे वो तो हर खेत में अलग अलग। मान लीजिए बारिश का सीजन है तो जल की मात्रा ज्यादा होगी, गर्मी का सीजन है तो वहाँ मतलब कोई मान लेते हैं गेहूं की फसल है तो गेहूं का वहां के जितने भी खरपतवार होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वहां गेहूं की फसल के लिए जो वहां के तापमान होगा अलग होगा, धान की फसल के अलग होगा, रबी खरीफ जायद की फसलों की अलग अलग वहां का सिचुएशन होना चाहिए होगा। तो मानो ये कृत्रिम है, खेत वाला कैसी परिस्थिति है, कृत्रिम है, मानव अपने हिसाब से बदलता है, कृत्रिम परिस्थिति बनाता है। अब मान लेते हैं जलीय परिस्थिति है, वो तो प्राकृतिक है भाई। प्राकृतिक का मतलब उसमें ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं कर पाएंगे। जैसे समुद्र को ले लीजिए, समुद्र सबसे बड़ा स्थायी परिस्थिति है, सबसे बड़ा अस्थाई, कहीं ज्यादा बदलाव नहीं होता है। सबसे बड़ा अस्थाई परिस्थिति किसका होता है, समुद्र का होता है। अब वन को ले लीजिए, बहुत बड़े जंगल जो होते हैं जैसे सवाना वन है, अमेजन के वन है, तो जो वन क्षेत्र होते हैं उनका भी परिस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा अस्थाई परिस्थिति तंत्र समुद्र का होता है जो कभी जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत माइक्रो चेंज होता है। ग्लेशियर क्षेत्र है पहाड़ी, वहां फिर परिवर्तन बहुत कम होता है, टेम्परेचर सदैव निम्न रहता है। वहां निम्न टेम्परेचर की वजह से वहां के जीव जंतुओं के आकार, उनका भोजन करने का तरीका, वहां के सब पेड़ पौधे अलग सिस्टम के होंगे। तो परिस्थिति शायद आप लोग समझ में आ गया हो गया। तो अब इसमें उदाहरण पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। जैसे मान लिया जाए जलीय पौधे में अगर पूछा जाए, जीरोफिटिक प्लांट है तो जलीय पौधे कमल आ गया, हाँ, उसमें नागफनी आ गया, मरुस्थली में, स्थली में पेड़ पौधे आम वगैरह ये सब आ गए। वन की बागवानी आ गया, वन की मतलब बागवानी, जैसे अमरूद का फसलें हैं, आम की हैं, तो बागवानी में आ जाएंगे, जो बाग लगाया जाता है जो कृषि व्यापार में होता है। और कृषि क्षेत्र जो स्पेशल है तो अनाज वाले हैं, दलहन वाली हैं, सब्जियां हैं, ये सब आ जाएंगी। तो सब जगह का जैविक और अजैविक घटक अलग अलग होते हैं। तो अब आगे हम आपको ये समझाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ शब्द और आपको सामने लिखा हुआ है,
जैसे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ये 3 चीज जरूर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में ये 3 श्रेणी में बांटा गया है। जैविक घटकों को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, चाहे वो जलीय हो, चाहे स्थलीय हो, चाहे जीरोफिटिक हो, सबको 3 स्तर में बांटा गया है। उपभोक्ता को प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर, और ये होते हैं हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे पौधे, चाहे वो जलीय हो, चाहे स्थलीय हो, चाहे वन में हो, चाहे समुद्र में हो, जो क्लोरोफिल से भोजन बनाते हों, वो हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं सदैव। और उपभोक्ता की कई कैटेगरी होती है, कंज्यूमर कहते हैं, और इनकी कैटेगरियां कम से कम 3 होती हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, फर्स्ट वाला उपभोक्ता, तो जो इन पर डिपेंड हो, सीधा इन पर जो डिपेंड हो, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे शाकाहारी, जैसे खरगोश को ले लीजिए, टिड्डा को ले लीजिए, तो इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आपसे पूछ लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आपका बकरी है, आप ले लीजिए, बकरी है, खरगोश है, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा है जो केवल घासों में डिपेंड हो। और द्वितीय उपभोक्ता उसे कहते हैं जो इनको मतलब हरे घास को तो ले, साथ में इनको भी वो खा सके। तो द्वितीय उपभोक्ता में आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में जैसे अब मान लीजिए टिड्डा को खाने वाला क्या है, तो मेढक को आप ले लीजिए, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अगर मान लेते हैं यहीं पर दूसरे स्थान पर खरगोश है, इसमें इनको खाने वाला सांप वगैरह हो गया, इसमें सांप भी हो सकता है, सांप, तो दूसरी में सांप भी हो सकता है, क्योंकि खरगोश को बड़ा सांप जो होता है खा लेता है, बकरी को भी खा लेता है, जैसे अजगर को आप ले लीजिए। तो द्वितीय में कौन कौन आएंगे? तो द्वितीय में सर्वाहारी हो जाएंगे। देखिए, प्राथमिक कंज्यूमर में केवल शाकाहारी होंगे, द्वितीय में सर्वाहारी होंगे, और तृतीय आप लिखेंगे, तृतीय में भी ये सर्वाहारी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें आगे आगे मोर हो गया, सांप को खाने वाला मोर हो गया, और मोर को खाने वाला मान लेते हैं तो यहाँ मनुष्य को आप लिख लीजिए, पक्षी को मनुष्य खा लेता है। और इसमें आप ये भी समझ लीजिए, अब इसमें सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो हम शेर को लिख लेते हैं, शेर को। तो ये सब उपभोक्ता हैं। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सांप किस कैटेगरी में आता है, तो द्वितीय में आता है। शेर सबसे लास्ट में टर्सरी में आ जाएगा, थर्ड कंज्यूमर में आएगा, क्योंकि ये केवल मांसाहारी है। क्या है? ये केवल मांसाहारी है। तो थर्ड के अंतर्गत मांसाहारी आते हैं, सेकेंड के अंतर्गत आते हैं सर्वाहारी, और फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं केवल शाकाहारी, जो केवल हरे घासों पर। और एक देखिए, एक चैन बनती जा रही है। तो अगर एक सीधी चैन जाती है तो विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं फूड चैन कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, फूड चेन, एक चैन। इस यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा कि सभी जीव जंतु, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं, सबका पारिस्थितिकी में महत्व होता है। सब एक दूसरे पर कहीं न कहीं एक दूसरे से लाभ होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, वो अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश करता है। तो ये स्वभाव होता है हर जीव का। आज इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर मनुष्य है, इसलिए मनुष्य का वर्चस्व है। आगे कब तक रहता है वो ईश्वर जाने, लेकिन अभी डोमिनेंट कौन है? ये मनुष्य ही है। तो इस प्रकार आप समझ गए हो, उत्पादक जो हरे पौधे, उपभोक्ता ये सब होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ भी तक हो सकता है। और अब घटक उसे कहते हैं जब इन सबको मरने के बाद जो मिट्टी में मिला दे, उसे आप घटक कहते हैं। चाहे वो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, जब इनका शरीर डेड होता है तो डेड होने के बाद जो मिट्टी मिला दे उसे डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर।
डिकम्पोजर कहते हैं। अपघटक, इसमें आते हैं जीवाणु, इसमें आते हैं डायटम्स। तो अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और डायटम्स होते हैं जो सबको अंत में मिट्टी बना दें, उसे कहते हैं अपघटक। तो ये पारिस्थितिकी में मुख्य जैविक घटकों में 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसके बाद देखिए ये टर्म आगे हम पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए अभी एक लिखा था परजीवी। परजीवी का मतलब पैरासाइट, जो केवल दूसरे पर ही निर्भर हो। परजीवी अलग होता है, अभी केवल समझ लीजिए, अगले वीडियो में इसके विषय में डिटेल से हम पढ़ेंगे, लगातार वीडियो देखिएगा। सहजीवी का मतलब होता है जो एक दूसरे के सहयोग दे। सहजीवी जैसे लाइकेन एक नाम सुने होंगे, उसमें शैवाल और कवक दोनों का सिम्बायोसिस होता है। मृतोपजीवी जो केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाए, जैसे कवक, जैसे मशरूम होता है, मृतोपजीवी होता है। कीटभक्षी, बहुत से पौधे होते हैं कीटभक्षी, इंसेक्ट खाने वाले होते हैं, जैसे ड्रोसेरा है, नेपेंथीज है, घटपर्णी है। ये सब ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण कर लेते हैं, और इनमें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो इसकी वजह से वो कीट मर जाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो पूछा जाता है कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है कीटभक्षी पौधे वहीं उगते हैं। इसमें से ड्रोसेरा है, घटपर्णी है, ये ऐसे कुछ नाम है, नेपेंथीज है, ये कुछ कीटभक्षी पौधे हैं। तो सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, परजीवी ये क्या होते हैं, ये और हम अच्छे से डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा छोटा टर्म है, लगातार बने रहिएगा। अगला वीडियो कल आएंगे हम, देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।